केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ा जाएगा। तो टोटल आज हम लोग 3 टॉपिक को कवर करने का टास्क रखेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को हिंदी में हम लोग दहली ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में जानेंगे, फिर इसी को समझने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी जाना जाएगा। आपने आरएनएस के इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी आपने यूज किया था EA। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को जानने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी जाना जाएगा और लास्ट में कोलिजन थ्योरी जाना जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं। यहां y अक्ष पे हम लोग एनर्जी मान लेते हैं और x अक्ष पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन माने अभिक्रिया की प्रगति मान लेते हैं। यह हम लोग का रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया, यह हम लोग का प्रोडक्ट का एनर्जी हो गया। यहाँ आप देखिएगा जो प्रोडक्ट का एनर्जी है वह रिएक्टेंट के एनर्जी से ज़्यादा है, माने रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाके प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जरा इसको भी समझते हुए चलिए। इसी ग्राफ के द्वारा मैं आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी समझा रहा हूं। यहाँ आप देखेंगे कि प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट के एनर्जी से ज़्यादा है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ओवरऑल हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो यह कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर इसी प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ बना दें तो प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट के एनर्जी से कम होगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एनर्जी को निकालेगा। तो इस अभिक्रिया का नाम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा, हीट को एब्जॉर्ब करना होगा, और इस वाले अभिक्रिया का नाम एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लेकिन अगर प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट के एनर्जी से कम होगा तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए हीट निकालना होगा, और इस अभिक्रिया का नाम ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई सा भी रिएक्शन आप मान लीजिए, मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन मान लेता हूं। तो यार रिएक्टेंट की एनर्जी हो गया या प्रोडक्ट का एनर्जी हो गया। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है। तो कोई भी रिएक्शन तभी होगा, मान लीजिए A2 और B2 रिएक्ट करके 2AB बनाया। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? A2 में A के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, B2 में BB के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, तब जाके AB के बीच का बॉन्ड बना होगा। अगर A2 और B2 रिएक्ट करके 2AB का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले A के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, BB के बीच का बॉन्ड टूटा होगा और AB के बीच का बॉन्ड बना होगा। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए सॉल्यूशन में भी मैंने बताया है हीट एब्जॉर्ब होता है और बॉन्ड बनने पर हीट रिलीज होता है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए पहले एनर्जी दिया गया होगा
और एक ऐसा एनर्जी आया होगा जिसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और इसी एनर्जी का नाम दहली ऊर्जा। यहाँ से यहाँ एनर्जी बढ़ा क्योंकि स्टार्टिंग में बॉन्ड तोड़ना होगा, जब रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड टूटेगा तभी रिएक्शन होगा और बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट देना होगा यानी एनर्जी बढ़ेगा। तो इस वाले पार्ट में हीट एब्जॉर्ब हुआ। आप कहेंगे क्यों एब्जॉर्ब हुआ? क्योंकि कोई भी रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ भी तो ए के बीच का बॉन्ड है, बी के बीच में बॉन्ड है, तो ए बी तब तक नहीं बनेगा जब तक इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं। A2 और B2 को रिएक्ट करके AB बनाने के लिए तब AB बनेगा जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हीट एब्जॉर्ब होगा तो एनर्जी बढ़ेगा और जैसे इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो हीट रिलीज होगा और जब हीट निकलेगा तो एनर्जी घटेगा। अब आप समझिए दहली ऊर्जा क्या होता है। जिस ऊर्जा पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा उसी ऊर्जा का नाम दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा क्या होगा? जिस ऊर्जा पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा उस ऊर्जा का नाम होगा दहली ऊर्जा। तो पहला काम आप करिए, दहली ऊर्जा की परिभाषा लिखिए कि दहली ऊर्जा होता क्या है। वह ऊर्जा जिस पर अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, वह ऊर्जा जिस पर अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाए उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। अब इसको आप समझिए। A2B2 रिएक्ट करके AB बनाया तो AB कैसे बना होगा? पहले A के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, BB के बीच का बॉन्ड टूटा होगा और बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट देना होगा। तो स्टार्टिंग में जब हीट दिया जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगा और जैसे AB के बीच में बॉन्ड बना होगा तो हीट निकला होगा तो एनर्जी घटा होगा। तभी ऐसा ग्राफ बना। जिस एनर्जी पे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा या कहिए प्रोडक्ट में चेंज हो गया, उसी ऊर्जा का नाम क्या होगा? दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा क्या होगा? ऐसी ऊर्जा जिस पर अभिकारक का अणु उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा उसी ऊर्जा का नाम होगा दहली ऊर्जा। तो यह ग्राफ आपको बनाना है, इसको मैं दोबारा बना देता हूं। फिर इस ग्राफ को आप बनाइए। या हमने y अक्ष पे एनर्जी लिया और x अक्ष पे हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की प्रगति लिया। तो दो तरीके का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एक बनाया जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इंडोथर्मिक माने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए।
और एक दूसरा बनाया जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्जोथर्मिक माने ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो दूसरा बना लिया जाए एक्जोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो दो ग्राफ बनाया जाएगा, एक एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी के लिए, एक एक्जोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी के लिए। यह हम लोग का रिएक्टेंट हो गया और यह प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है यानी हीट एब्जॉर्ब करना होगा, तो यह अपक्रिया ऊष्माशोषी है। यह हम लोग का रिएक्टेंट है और यह प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम है माने हीट निकालना होगा, तो यह ऊष्माशोषी अपक्रिया है। ऐसे पहले स्टार्टिंग में एनर्जी बढ़ा होगा क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट दिया गया होगा, और उसके बाद जब बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी घटा होगा। और जिस एनर्जी पे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो गया होगा, यह वाली जो एनर्जी है, जिस एनर्जी पर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो गया होगा, उसी एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिस एनर्जी पे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, उस एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहीं पे आप समझ लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। यहीं पे इसको भी मैं समझाता हूं। माने कितना ऊर्जा देने पर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया। इसका आपने यूज आर्हेनियस इक्वेशन में किया था। आप देखिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास इतना ऊर्जा पहले से था, जितना ऊर्जा उसको देने पर उसकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, माने वह प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसी ऊर्जा का नाम होगा सक्रियण ऊर्जा। मान लीजिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास 50 किलो जूल एनर्जी है और 200 किलो जूल पर वह प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो 200 किलो जूल दहली ऊर्जा होगा। अगर बाहर से 150 किलो जूल और एनर्जी दे दिया जाए, तब जाके इसकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर होगा, तो 150 किलो जूल क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को जितना एनर्जी देने पर इसका एनर्जी दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, उसी एनर्जी का नाम होगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी समझा जाएगा इसको भी, लेकिन उससे पहले आप क्या करिए, ग्राफ आप बना लीजिए, फिर देखा जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी माने सक्रियण ऊर्जा, और इस एक्टिवेशन एनर्जी का यूज आपने आर्हेनियस इक्वेशन में भी किया था। इसको आपने ई स्मॉल ए से लिखा था एक्टिवेशन एनर्जी। समझा जाए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो उसी ग्राफ से मैं आपको समझाता हूं। या एनर्जी हो गया या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया, या रिएक्टेंट का एनर्जी या प्रोडक्ट का एनर्जी। प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, माने यह एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। या आप ध्यान से देखेंगे, जिस वाले ऊर्जा पर
अभिकारक कार्य उत्पाद में चेंज होगा, उस ऊर्जा का नाम होगा दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिस ऊर्जा पर अभिकारक कार्य उत्पाद में चेंज होगा, उस ऊर्जा का नाम होगा दहली ऊर्जा। जिस एनर्जी पे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होगा, उस एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस वाले ऊर्जा पे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जाके प्रोडक्ट में चेंज हुआ, तो इस ऊर्जा का नाम दहली ऊर्जा होगा। रिएक्टेंट के अणुओं की इतनी ऊर्जा नहीं होगी, या रिएक्टेंट के अणुओं की ऊर्जा हो गया, रिएक्टेंट के अणुओं को जितनी ऊर्जा देने पर उसका ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, उसी ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। रिएक्टेंट का एनर्जी दहली ऊर्जा के बराबर नहीं, उससे कम होगा। जितना ऊर्जा देने पर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाए, एक्टिव माने उसका ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, उसी ऊर्जा को क्या कहेंगे? सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। मान लीजिए 200 किलो जूल पर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो 200 किलो जूल दहली ऊर्जा होगा। और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास 80 किलो जूल एनर्जी है, तो बाहर से हमको 120 किलो जूल एनर्जी देना होगा। तो 120 किलो जूल क्या होगा? सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा। जितना एनर्जी देने पर रिएक्टेंट का ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, उसी एनर्जी का नाम होगा सक्रिय ऊर्जा। मान लीजिए किसी काम को करने के लिए हमको 100 जूल एनर्जी चाहिए, तो 100 जूल हो गया दहली ऊर्जा। हमारे पास 70 जूल एनर्जी है, तो 30 जूल हमको और देना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वह काम हो जाए। तो 30 जूल होगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितना एनर्जी देने पर रिएक्टेंट की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, उसी ऊर्जा का नाम होगा एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास पहले से इतना ऊर्जा था, इतना ऊर्जा हमने और दे दिया, तो इसका ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो गया। तो इसी ऊर्जा का नाम क्या होगा? सक्रिय ऊर्जा होगा। तो जरा इसकी परिभाषा आप लिखिए। अभिकारक के अणुओं को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा, अभिकारक के अणुओं को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पाकर अभिकारक के अणुओं को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पाकर उनकी ऊर्जा, अभिकारक के अणुओं को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पाकर उनकी ऊर्जा, जिसको पाकर उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, अभिकारक के अणुओं को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पाकर उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए और वह उत्पाद में परिवर्तित होने लगे, और वे उत्पाद में परिवर्तित होने लगे, उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक के अणुओं को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पाकर उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए,
और वह उत्पाद में परिवर्तित होने लगे उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जरा इसका फार्मूला निकाला जाए। सक्रियण ऊर्जा क्या होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी होगा एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी में से हम लोग घटाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी में से हम लोग घटाएंगे, क्या घटाएंगे, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यानी सक्रियण ऊर्जा निकालने के लिए दहली ऊर्जा में से अभिकारक के अणुओं की औसत ऊर्जा घटा दी जाएगी। सक्रियण ऊर्जा निकालना होगा या सक्रियण ऊर्जा, तो दहली ऊर्जा में से अभिकारक के अणुओं की औसत ऊर्जा घटा दी जाएगी। तो इसको आप नीचे लिख के घेर लीजिएगा। यह वाला ग्राफ आप फिर बना के यहाँ पे बता दीजिएगा कि ये क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोवाइड करेंगे, इसका ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगा और यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। अब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं और वह होगा कोलिजन थियरी हर रिएक्शन रेट। तो इसको हम लोग जान लिया चाहे कोलिजन थ्योरी फॉर रिएक्शन रेट माने अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। कोलिजन थ्योरी फॉर रिएक्शन रेट माने अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। समझा जाए इसको, कोलिजन थ्योरी फॉर रिएक्शन रेट क्या होगा, तो कोलिजन थ्योरी फॉर रिएक्शन रेट माने अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। तो टक्कर सिद्धांत क्या होता है, किसी अभिक्रिया के दर और कैसे वह अभिक्रिया हुआ इसकी व्याख्या करने के लिए कोलिजन थ्योरी को दिया गया है। तो पहले यह लिखा जाए, टक्कर सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया के दर तथा इसके होने की व्याख्या की जाती है। बिल्कुल सिंपल है, 4 पॉइंट में लिखवाऊंगा, आपका कोलिजन थ्योरी हो जाएगा। टक्कर सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया के होने तथा इसके दर की व्याख्या की जाती है। टक्कर सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया के होने तथा इसके दर की व्याख्या की जाती है। तो कोलिजन थ्योरी क्या होता है, कोलिजन थ्योरी के द्वारा किसी भी अभिक्रिया के दर माने वेग हो गया, की व्याख्या हम लोग करेंगे और अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा। तो कोलिजन थ्योरी के द्वारा अभिक्रिया के वेग और इसके होने या न होने की हम लोग व्याख्या करेंगे। क्या है यह सिद्धांत, तो लिखेगा, इस सिद्धांत के अनुसार टोटल 4 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो कोलिजन थ्योरी यह बताएगा कोई रिएक्शन किस दर से होगा और वह रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इसी की व्याख्या करने के लिए कोलिजन थ्योरी, और इसमें 4 पॉइंट होगा। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए, किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक के अणुओं के मध्य, किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक के अणुओं के मध्य चक्कर का होना आवश्यक है।
किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्कर का होना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट यह कह रहा है कि जब अभिकारक का अणु एक दूसरे से टकराएगा तभी कोई अभिक्रिया होगा। किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए क्या होगा? कोई भी रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा, तभी जाके कोई रिएक्शन होगा। टक्कर सिद्धांत पहला पॉइंट यह कहता है कि जब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा तभी कोई रिएक्शन होगा। पहला पॉइंट यह कह रहा है कि जब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा तभी कोई अभिक्रिया होगा। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता। दूसरा आप लिखिएगा, सभी टक्करों से या अभिकारक के अणुओं के मध्य सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, सभी टक्करों से या अभिकारक के अणुओं के मध्य सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता। तो किस वाले टक्कर से उत्पाद बनेगा? इसको आप तीसरा पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट आपने यह कहा कि कोई अभिक्रिया तभी होगा जब अभिकारक का अणु टकराएगा। दूसरा पॉइंट आपने यह कहा कि कोई भी टक्कर जो होगा उससे उत्पाद नहीं बनेगा। अब तीसरे पॉइंट में हम लोग यह बताएंगे कि किस वाले टक्कर से उत्पाद बनेगा। पहला पॉइंट हमने कहा अभिक्रिया तभी होगा जब टक्कर होगा। दूसरा पॉइंट हमने यह कहा कि सभी टक्कर से उत्पाद नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट आप लिखिए, वे अणु जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो, वे अणु जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो, केवल उन्हीं टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसा अणु जिसका ऊर्जा दहली ऊर्जा हो या उससे अधिक हो, जब वह टकराएगा तब उत्पाद बनेगा। वे अणु जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो, उनके टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है। इन टक्करों को प्रभावी टक्कर इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। इन टक्करों को प्रभावी टक्कर इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। चलिए दोबारा सुनिए, कोई भी रिएक्शन तभी होगा जब अभिकारक का अणु आपस में टकराएगा। दूसरा पॉइंट यह कह रहा है सारे टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, केवल उन्हीं टक्कर से प्रोडक्ट बनेगा जिसमें अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो, और ऐसे टक्कर को प्रभावी टक्कर कहते हैं। अब चौथा और अंतिम पॉइंट लिखिए, उत्पाद के निर्माण के लिए ऊर्जा के साथ साथ अणुओं का सही विन्यास होना जरूरी है। उत्पाद के निर्माण के लिए अणुओं के
ऊर्जा के साथ साथ उनका सही विन्यास होना जरूरी है। जैसे आप यह देखिए, यहाँ पे दोनों अणु इस प्रकार टकराएगा कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा, तो यह प्रॉपर ओरिएंटेशन माने उचित विन्यास है। यहाँ प्रोडक्ट का निर्माण आसानी से और अधिक प्रोडक्ट का निर्माण होगा। लेकिन अगर अणु ऐसे टकराएंगे तो इनका तो इंटरेक्शन होगा, लेकिन यह इनसे नहीं मिल पाएंगे, तो भले ही इनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से अधिक हो, लेकिन यह प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, तो यह इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया। तो टक्कर करने वाले अणुओं का उचित विन्यास होना भी जरूरी है। जैसे यहाँ पे टकराने वाले अणुओं का उचित विन्यास है, यहाँ दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, यहाँ ठीक ठाक प्रोडक्ट का निर्माण होगा। यहाँ भले ही अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो, लेकिन इनका विन्यास सही नहीं है, तो यहाँ कम प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो यह हम लोग का कोलिजन थ्योरी था, जो यह बता रहा था कि रिएक्शन कैसे होगा। जब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल टकराएगा तब रिएक्शन होगा। सभी टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, केवल उन टक्कर से प्रोडक्ट बनेगा जिनमें रिएक्टेंट की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो, और ऊर्जा के साथ साथ प्रोडक्ट का जो निर्माण होता है वह उनके विन्यास पर भी निर्भर करता है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता को स्टार्ट करेंगे।